सीएमए फाइनल सीएफआर का एक टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इतनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है इस टॉपिक में कि इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे क्वेश्चन से डिफर करता है। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर चीजें, सिमिलर बातें, बट दो आंसर आपको हमेशा डिफर करते हुए दिखाई देंगे। हर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3B एक 7 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। एंड आई एम वेरी श्योर बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्टिविटी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करते होंगे, क्योंकि सर हमने अटेम्प्ट कर दिया, अब हमारा जो अजम्पशन है हमने जिस तरीके से किया, अगर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे सर, हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके कारण बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को हाथ नहीं लगाते हैं या इस चैप्टर को फाइनली अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस चैप्टर का जो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला पार्ट है एंड उससे रिलेटेड जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर एंड नेट एसेट मेथड से मैं आज इस शॉर्ट वीडियो में आपके साथ रिवाइज करना चाहूंगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स में अजम्पशन वगैरह लिखे, सो दैट चेक करने वाला प्रॉपरली अगर चेक करे तो वो आपको पूरे मार्क्स उसके लिए अलॉट कर सके। बट वापस बोल रहा हूं, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। मैं जो बताऊंगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट के आंसर्स में यही तरीका दिखाई देगा, बट कुछ क्वेश्चंस में या कुछ आंसर्स में तरीका डिफर भी कर सकता है। उसको लेकर चिंता मत कीजिएगा, हमारे अजम्पशंस वो पूरा काम कर देंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंडर नेट एसेट वैल्यू टेक्निक रिवाइज करते हैं, सो दैट एग्जाम का क्वेश्चन 3B हम अटेम्प्ट कर सके। बिल्कुल करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है, सो दैट आप कम से कम एग्जाम में छोड़ के ना आए चीजें। सबसे पहले मैं चालू करूंगा आपके साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। हम लोग एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की या एक्सप्लेनेशन की हम लोग चिंता नहीं करेंगे। हम लोग अभी एग्जाम ओरिएंटेड होकर एग्जाम के हिसाब से सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर सबसे पहले बात करूं तो फॉर्मूलेस, हमारे सिलेबस में गुडविल वैल्यूएशन के चार मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें एक में 2 मेथड है, तो 5 मेथड टोटल या 5 फॉर्मूला टोटल आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो आपको कहीं कहीं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिखाई दे सकता है। दूसरा मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारे पुराने सालों का प्रॉफिट का एवरेज, जिसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमारे राइवल्स प्रॉफिट कमा पा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस करके, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एन्युटी मेथड, तीसरा मेथड। एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर में डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दे तो आप एनआरओआर को डिस्काउंट रेट लेके काम कर सकते हैं। एंड कितने सालों के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू करना है वो भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ रहेगा, जिसको यूज करके हम एन्युटी मेथड यूज करेंगे। चौथा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो 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 फॉर्मूला है, एक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एक है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये दो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरओआर। जब भी गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ये 4 फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम फाइनली गुडविल का कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करेंगे। अब जब भी हम ये फॉर्मूला देखते हैं हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुडविल वैल्यूएशन के लिए चाहिए होंगी। जैसे एक हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा, एक हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए होगा। एनआरओआर और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन डायरेक्टली बता देता है, बट ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है और कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके लिए क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन देता है, जिससे आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन है। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले हम क्या करेंगे, हमें जो बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दी रहेगी उससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे।
जब भी आप गुडविल वैल्यूएशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, ध्यान रखना वो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वगैरह है आपके बैलेंस शीट में तो आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कंसीडर करेंगे। नंबर 2, आप हमेशा कैपिटल निकालेंगे फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मालिकों का कितना पैसा धंधे में लगा हुआ है। तो जब हम मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ वो कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका होगा एसेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। जब आप एसेट्स से सारे आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो जो पैसा धंधे में लगा हुआ है वो ओनर्स का है, उसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे ऑपरेटिंग नेचर वाला एंड फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर के व्यू पॉइंट से धंधे में कितना रुपया लगा हुआ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग एसेट्स लेंगे एक एक करके। बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दिए हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, कैश, वो सारा एक एक करके एसेट लेंगे। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन है तो फेयर वैल्यू ले लीजिएगा, फेयर वैल्यू मिसिंग है तो बुक वैल्यू ले लीजिएगा, उसी से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब आप एसेट्स ले रहे हैं तो एक्सक्लूड कीजिएगा नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, क्योंकि हम गुडविल ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वगैरह हो तो उसको हटा दीजिएगा। जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो सिर्फ हमने लगा रखा है पैसा रिटर्न्स वगैरह कमाने के लिए, आप उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, यानी एसेट्स में उनको कंसिडर मत कीजिएगा। दूसरा, फिक्टिशियस एसेट लॉसेस वगैरह जैसी कोई चीजें हो बैलेंस शीट में तो उनको कंसिडर मत कीजिएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह दिया हुआ है, कोई आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कोई आपको फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है, तो उनको एक्सक्लूड कीजिएगा, उनको कंसीडर मत कीजिएगा। सर मान लीजिए बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है, उसका क्या करना है? क्वेश्चन नॉर्मली आपको बताएगा, अगर क्वेश्चन अलग से बोले ये गुडविल परचेज गुडविल है तो आप लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ना बोले तो उस गुडविल को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं तो गुडविल वाले एसेट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ के बाद बाकी ऑपरेटिंग एसेट कंसीडर करके गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो अगर बैलेंस शीट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल जैसी चीजें हैं, हम उनको इग्नोर करेंगे, उनको कंसीडर नहीं करेंगे एसेट्स में। एसेट से हम माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू, पेएबल वैल्यू दिया हुआ है तो वो लेना है, नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू ही कंसीडर करना है। लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी कंसीडर कर लीजिएगा एज अ लायबिलिटी। हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड AS 32 हमें सिखाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो हम लोग उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे, और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो बाद बाकी लायबिलिटीज के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी यहां पर डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर कोई क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बिल्स पेएबल है, ट्रेड डिबेंचर्स है, ये सब माइनस होंगे। साथ ही साथ अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट में है तो भी हम उसको यहां माइनस करेंगे। जब आप एसेट से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, बट ये कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट डेट का है तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाई 2। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू दे दे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। जनरली ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू नहीं देता है, उस केस में फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स एडजस्टेड PAT, करंट ईयर का एडजस्टेड पैट। एडजस्टेड मतलब जो भी एरर्स वगैरह आपने एफएमपी कैलकुलेट करते समय माइनस वगैरह किया है, जो भी चीजें आपने प्रॉफिट से हटाई है, और जो फाइनली एडजस्टेड आपका पीबीटी आया है उससे टैक्स माइनस करके जो एडजस्टेड पैट है उसका आपको हाफ लेना है। तो अगर आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से हाफ ऑफ करंट ईयर पैट माइनस करोगे तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। हम लोग एग्जामिनेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्योंकि हमें डिटेल इसी की दी होगी, हमें ये डिटेल जनरली दी नहीं जाती है। नोट, हमेशा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करेंगे जब भी गुडविल वैल्यूएशन की बात होगी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तभी यूज कीजिएगा जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करे। कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बोल देता है कि आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लीजिएगा, तो हम क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर 10% ले लेंगे। बट अगर कुछ ना बोले, सिर्फ बोले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे आप हमेशा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करोगे। तो इंस्टीट्यूट अपने सारे क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करता है 99%। कोई क्वेश्चन में एक आध दिख जाए तो टेंशन मत लेना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तभी यूज करना है जब क्वेश्चन आपको अलग से स्पेसिफाई करे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कंसीडर करेंगे।
वो आ गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड से हाफ ऑफ करंट ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस किया तो मेरा आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सबसे पहला चीज है जो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी मानिएगा। अगर आपको मन करता है तो इसका आप नोट हमेशा आंसर में दे सकते हो, जहां कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है उसके नीचे नोट दे देना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज बीन ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी सो डिडक्टेड इन कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। मन में रहे तो वहां एक नोट दे देना, एक सिंगल लाइन का, सो दैट चेक करने वाला बेचारा कोई भी आंसर उसको मिला हो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट कर दे। ये मेरा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना होता है एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ उस कंपनी का लास्ट 3-4 साल का प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा इनसे एवरेज करके आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालो। तो आप क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे पर्टिकुलर्स और 3-4 साल का कॉलम बना लोगे जितना पास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है एवरेज करने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली दिया हुआ है लास्ट कुछ ईयर का तो वहीं से हम शुरू कर देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाल सकते हैं, समझना, याद करना। पीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं तो पीएटी आ जाता है। तो अगर हमको पीबीटी निकालना है तो पीएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, तो पीएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट तो हमारा पीबीटी आ जाएगा। ये पीबीटी हम सबसे पहले लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर पीएटी दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट इन डेसिमल 0.3 0.5 0.7 30% 50% जो दिया हुआ है, पीएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट करके हम पीबीटी निकालेंगे और हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन चालू करेंगे। इस प्रॉफिट से आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। 3 एडजस्टमेंट मैंने लिखे हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एक्सपेंसेस जो भी है वो आपको हटाना पड़ता है, प्रॉफिट से हटाना पड़ता है। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ऑपरेटिंग एसेट हटा दिए थे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, यहां पे हम उनकी इनकम हटा देंगे। तो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो आपको हटा देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले प्रॉफिट में ऐड हुआ था, अब उसको माइनस करके हटा दीजिएगा, माइनस करके हटा दीजिएगा। अगर कोई नॉन रेकरिंग आइटम है आपके प्रॉफिट्स में, पास्ट प्रॉफिट्स में, जैसे कोई अबनॉर्मल लॉस है, कोई विंडफॉल गेन्स है, कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, अगर कोई नॉन रेकरिंग आइटम जैसी चीजें हैं तो उनको भी प्रॉफिट से हटा दीजिएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड था, वो इनकम बोल के पहले प्रॉफिट में ऐड किया था, माइनस करके हटा दीजिएगा। अगर अबनॉर्मल लॉस था तो वो पहले प्रॉफिट में लेस हुआ होगा, वापस ऐड करके उसको हटा दीजिएगा। तो जितने नॉन रेकरिंग आइटम है हम उनको वापस एडजस्ट करेंगे। फिर अगर प्रॉफिट में कोई एरर हो रखा है कैलकुलेशन में तो वो एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। जैसे हो सकता है बोले कि हमने लास्ट ईयर एक स्कूटर खरीदा था, फिक्स्ड एसेट, हमने गलती से उसको पीएल में खर्चे की तरह चार्ज कर दिया। तो हमने खर्चे की तरह चार्ज कर दिया तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, मेरे को उसको बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को जो स्कूटर का खर्चा मैंने गलती से पीएल में दिखाया था उसको एड बैक करना पड़ेगा। हाँ, उसका नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जैसे चार्ज होना चाहिए। तो जो भी पास्ट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग नेचर के इनकम्स है उनको हटाना है, नॉन रेकरिंग नेचर के आइटम है उनको हटाना है, एरर्स वगैरह है उनको हटाना है। जैसे ये करोगे तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड पीबीटी। ये पीबीटी है क्योंकि हमने शुरू पीबीटी से किया था, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इस एडजस्टेड पीबीटी को हम एवरेज करेंगे। एवरेज एवरेज करते समय हम हमेशा सिंपल एवरेज यूज करेंगे, हमेशा सिंपल एवरेज, अनलेस क्वेश्चन आपको कोई और इंफॉर्मेशन दे। अगर क्वेश्चन आपको बोल दे वेटेड एवरेज यूज करना है तो वेटेड एवरेज, अगर क्वेश्चन बोल दे प्रॉफिट में हर साल ट्रेंड है तो फिर आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में तो आप वेटेड एवरेज यूज करना, अदरवाइज हमेशा सिंपल एवरेज। तो जितना साल का प्रॉफिट आया उन सालों के प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 4, जितना भी साल है, 3 साल का निकाल रहे हो तो तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, 4 साल का निकाल रहे हो तो चारों साल का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाई 4, सिंपल एवरेज। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन वेटेड के लिए दे रखी है कि बोला है वेटेड एवरेज यूज करो, या फिर बोल रहा है प्रॉफिट्स में ट्रेंड है, देन इन दैट केस आप वेटेड एवरेज यूज कीजिएगा। वेटेड एवरेज में आप वेट ले लीजिएगा 1 2 3 4 सो ऑन, जितने साल है उसके हिसाब से। पुराने वाले सालों को लोअर वेट दीजिएगा 1 और करंट ईयर को हायर वेट दीजिएगा 4 या 5। अगर 5 साल है तो 1 2 3 4 5, पुराने साल को 1, करंट ईयर को 5। ये हमारा सबसे पहले प्रॉफिट का एवरेज होगा। तो पहले मैं प्रॉफिट को एडजस्ट करूंगा, बेकार चीजें वहां से हटाऊंगा, फिर उसका एवरेज करूंगा।
एवरेज करने के बाद अगर इस प्रॉफिट में कोई फ्यूचर चेंजेस होने वाले हैं, जैसे मान लो फ्यूचर में कोई एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, अगर एक्सपेंस बढ़ने वाला है तो प्रॉफिट फ्यूचर में कम होने वाला है, एक्सपेंस गिरने वाला है तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, अगर कोई इनकम का इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, अगर कोई डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह फ्यूचर में प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन अगर आपको बताए, ये सब चीजें क्वेश्चन जब बताएगा तब हम करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें बताए तो आप ये सब एडजस्ट करके आप निकालोगे फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी, वो पीबीटी जो फ्यूचर में मेंटेन होगा। तो हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट को एवरेज कर लिया, उसके बाद फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस है तो उनको एडजस्ट कर लिया, अब फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी आ गया। पीबीटी से टैक्स एक्सपेंस माइनस करो, टैक्स रेट फ्यूचर का दिया हुआ रहेगा, माइनस करो तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहला स्टेप होता है पुराने प्रॉफिट्स में गंदगी जो है उन्हें हटाइए, गंदगी हटाने के बाद उनका एवरेज कर लीजिए, एवरेज के बाद कोई फ्यूचर चेंजेस है तो उनको कंसीडर कीजिए, टैक्स माइनस कीजिए, आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंस्टीट्यूट के आंसर में अलग अलग जगह अलग अलग सोल्यूशन मैंने काफी देखा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड में। अगर हमने लाइबिलिटी माना था तो उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो बोरोइंग कॉस्ट है या जो फाइनेंस कॉस्ट है वो ऑलरेडी पीएल में चला गया होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हो तो उसका फाइनेंस कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट, उसका डिविडेंड ऑलरेडी पीएल में जा चुका होगा। क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है, मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय प्रेफरेंस डिविडेंड को वापस माइनस नहीं करूंगा। तो it is assumed that preference dividend is already accounted for in PL, ऑलरेडी वो माइनस हो चुका है फाइनेंस कॉस्ट बोल के। बट इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक जगह तो बोलता है वो लाइबिलिटी है, दूसरा जगह ये बोलता है कि शायद उन्होंने अभी तक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कंसीडर नहीं किया होगा। आप एक काम करो, जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से माइनस कर दो। ऑल्टरनेटिव अजम्पशन इंस्टीट्यूट यही ले लेता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड अभी तक प्रॉफिट में कंसीडर नहीं हुआ है, तो आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दीजिए, ताकि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओ सारा वो सब चीजें, बोरोइंग कॉस्ट वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह माइनस करके। तो इंस्टीट्यूट के आंसर्स में मैंने देखा है, कुछ आंसर में वो लोग जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से माइनस करते हैं, ये बोल के कि अभी तक ये कंसीडर नहीं हुआ। बट मेरा कहना ये है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी आप लाइबिलिटी बोल रहे हो तो उसका डिविडेंड तो फाइनेंस कॉस्ट बोल के ऑलरेडी पीएल में आ गया होगा, तो वापस आप क्यों माइनस कर रहे हो? तो सर हमें क्या करना चाहिए, आपको इसका नोट देना चाहिए हमेशा असम्पशन का। आप अगर बोलते हो सर हम इंस्टीट्यूट वाला करना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेंगे, कर दो, लिख दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हैज बीन डिडक्टेड एज इट कंसीडरिंग इट वाज नॉट डिडक्टेड बिफोर। पहले ये माइनस किया हुआ नहीं है प्रॉफिट में, तो हमने अभी इसको माइनस कर दिया। तो यहां पर ना मैंने देखा है बहुत बार इंस्टीट्यूट के अलग अलग आंसर में अलग अलग आंसर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये एक वाइटल एरिया है जहां पर आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही वो सबसे बड़ी जगह है जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में भी प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड हम मान रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी वो पीएल में माइनस हो चुका होगा, बट इंस्टीट्यूट बोलता है हम अलग से उसको माइनस कर रहे हैं, अज्यूमिंग अभी तक वो पीबीटी में कंसीडर नहीं हुआ है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट के दो जगह पर दो अलग अलग अजम्पशन है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लीज ये अजम्पशन आप अच्छे से लिख के आइएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्लियर छे? अगर आप ये गुडविल में ये दो चीज निकाल लो, एक कैपिटल एम्प्लॉयड और एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, तो इसके बाद कोई भी मेथड हो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट निकाला इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड से एनआरओआर मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये दो चीजें जो कैलकुलेट करना पड़ता है, एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। अगर आप गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हो, फिर आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर यूजिंग नेट एसेट अप्रोच। नेट एसेट के बेसिस पे हम लोग इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये कैसे कैलकुलेट करें, मैंने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें मैं गुडविल ऐड करूंगा, क्योंकि उस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल नहीं थी, तो गुडविल का अभी जो वैल्यू निकला वो ऐड करूंगा। इसमें मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वापस ऐड बैक करूंगा। पहले मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाया था क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट था। अब जब शेयर होल्डर का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो सारे एसेट शेयर होल्डर के हैं, तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड
प्लस जो गुडविल निकाला प्लस जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पहले माइनस किया था वो हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड में डिडक्ट कर रखा है तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, बट अगर आपने पहले डिडक्ट नहीं किया ये बोल के कि वो इक्विटी नेचर का है, वो कैपिटल नेचर का है, तो यहां पे आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आप इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन निकालना चाहते हो। तो सारा लायबिलिटी माइनस कर दिया था पहले, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करके आप इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट कर। बट ये हमें करना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग तो यही मान रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी है तो उसमें माइनस होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑलरेडी वो माइनस किया हुआ है, वापस यहां पर माइनस हम नहीं करेंगे। अगर आपके पास इसके बाद आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में एक ही टाइप का इक्विटी शेयर, तब तो फिर कुछ नहीं करना, नेट एसेट्स अवेलेबल आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना, पर शेयर का वैल्यू आ जाएगा। हाउएवर कभी कभी आपको दिखेगा एक से ज्यादा टाइप का इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर इक्विटी शेयर मोर देन वन क्लास का दिया हुआ है, दो केस हो सकता है, फेस वैल्यू सेम है, पेड अप वैल्यू अलग अलग है, एक 10 रुपया का शेयर फुल्ली पेड अप, एक 10 रुपया का शेयर 8 पेड अप। आप क्या करोगे, यहां यूज करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल कॉल। जो 8 रुपया वाला शेयर है उससे 2 रुपया मंगवाना है, तो आप नाफेश में जो पैसा उससे आएगा उसको ऐड कर दीजिए। अब ये निकल गया टोटल नेट एसेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जो फुल्ली पेड शेयर है उसका वैल्यू हो गया ये, जो पार्टली पेड शेयर है उसका अमाउंट माइनस कर दो, क्योंकि वो 2 रुपया जो नोशनल कॉल था वो अभी तक दिया नहीं है, हमने तो सिर्फ नोशनली कॉल किया था, वो 2 रुपया माइनस करके उसका वैल्यू निकाल लो। तो जो 10 रुपया वाले शेयर का वैल्यू होगा, 8 रुपया वाले का वैल्यू 2 रुपया कम होगा, क्योंकि उसने अभी तक 2 रुपया दिया नहीं है। अगर शेयर्स डिफरेंट फेस वैल्यूज के, एक 10 का शेयर एक 5 का शेयर, तो हम लोगों को यूज करना है इक्विवेलेंट शेयर का कॉन्सेप्ट। सारे शेयर्स को आइदर आप 10 रुपए में कन्वर्ट कर लो या 5 रुपए में कन्वर्ट कर लो, नाफेज से नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करो, पर शेयर का वैल्यू आ जाएगा 10 वाले का या 5 वाले का। जो 10 वाले का वैल्यू आएगा, 5 वाले का वैल्यू उसका आधा। आप इक्विवेलेंट शेयर का कॉन्सेप्ट यूज करके सारे को एक ही फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। अब आपका वैल्यू पर इक्विटी शेयर, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्विवेलेंट बेसिस पे, अगर अलग अलग आपके फेस वैल्यूज है, और अगर फेस वैल्यूज अलग अलग नहीं है तो फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जितने इक्विटी शेयर है डिवाइड कर दो उससे। तो अगर आपके यहां जो इक्विटी शेयर है वो एक सेम फेस वैल्यू के है बट अलग अलग पेड अप वैल्यू है, एक का 10 रुपया फुल्ली पेड अप, एक का 10 रुपया 8 पेड अप, तो 2 रुपया का नोशनल कॉल करके उसके बाद शेयर की वैल्यू निकाल लीजिए। और अगर आपके यहां शेयर्स डिफरेंट फेस वैल्यू के, एक 10 वाला एक 5 वाला, सारे शेयर्स को एक इक्विवेलेंट वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए और फिर अपने शेयर की वैल्यूएशन कर लीजिए। जो 10 वाले का वैल्यू आया उसका आधा 5 वाले का वैल्यू होगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। तो अगर कोई बच्चा इस टॉपिक में बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ये जितनी बात मैंने बताई है ये आपको ध्यान में रखनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना है, क्लोजिंग तभी यूज करना जब क्वेश्चन बोले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करेंट ईयर्स एडजस्टेड पैट। जो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाला है उसका एडजस्टेड पैट निकालिए और उसका हाफ कर लीजिए, आपका आ जाएगा क्लोज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जब भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस कर दीजिएगा, इंस्टीट्यूट माइनस करता है, ये अज्यूम करके कि अभी तक उन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट में कंसीडर नहीं किया है। क्लियर छे? ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन है विच इज रिलेटेड टू गुडविल वैल्यूएशन एंड शेयर वैल्यूएशन। पता है मैं आपसे अभी क्या चाहूंगा, अगर आपने 20-25 मिनट में मेरे साथ ये रिवाइज कर लिया, कुछ मत कीजिए। दिसंबर 25, जून 25 दो क्वेश्चन एग्जाम में जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, अभी बैठिए उनको सॉल्व कर डालिए। जब आप सॉल्व करोगे ना, जरूरी नहीं आपसे पूरा राइट बनेगा, बट जब आप करके उसके बाद इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या अजम्पशन लेने हैं, क्या अजम्पशन नहीं लेने हैं। तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा अगर आप दो क्वेश्चन बनाओगे। आप प्लीज दो क्वेश्चन बनाइए, सजेस्टेड आंसर से चेक कीजिए, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। Thank you so much everyone for your time. This is very important question number 3B and I hope ये आपको हेल्प करे और इस बार 3B आप कर सको। Thank you so much everyone. Bye bye.